नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पहले तो उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद जिन्होंने पिछले साल हमारे काम की सराहना की। उम्मीद है कि इस साल भी आप उतना ही स्नेह बनाकर रखेंगे। तो चलिए अगली किताब जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इस साल की हमारे चैनल पे पहली किताब, जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। इसके लेखक हैं श्री धर्मवीर भारती जी। ये इसका इंट्रो एपिसोड है। हालांकि हम इंट्रो एपिसोड बनाते नहीं, लेकिन इसकी भूमिकाएं और निवेदन कुछ इस प्रकार हैं कि जो पाठक इसे सुनना चाहते हैं वो बिना इसकी भूमिका और निवेदन सुने रह नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए इसका इंट्रो एपिसोड अलग से लाया हूं। जो लोग इंट्रो एपिसोड ना सुनकर सीधे कहानी सुनना चाहते हैं वो सीधे इसके पहले भाग पर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भूमिका की तरफ, जिसे लिखा है हिंदी के जाने माने लेखक ने, श्री अज्ञेय जी ने। लेखक को दो चीजों से बचना चाहिए। एक तो भूमिकाएं लिखने से, दूसरे अपने समवर्ती लेखकों के बारे में अपना मत प्रकट करने से। यहां मैं ये दोनों भूले करने जा रहा हूं, पर इसमें मुझे जरा भी झिझक नहीं है। खेद की तो बात ही क्या। मैं मानता हूं कि धर्मवीर भारती हिंदी की उन उठती हुई प्रतिभाओं में से हैं जिन पर हिंदी का भविष्य निर्भर करता है और जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि हिंदी उस अंधियारे अंतराल को पार कर चुकी है जो इतने दिनों से मानो अंतहीन दिख पड़ता था। प्रतिभाएं और भी हैं, कृतित्व औरों का भी उल्लेख्य है, पर उनसे धर्मवीर जी में एक विशेषता है। केवल एक अच्छे, परिश्रमी, रोचक लेखक ही नहीं है वो नए पौध के सबसे मौलिक लेखक भी हैं। मेरे निकट यह बहुत बड़ी विशेषता है और इसी की दाद देने के लिए मैंने यहां वे दोनों भूल करना स्वीकार किया है, जिनमें से एक से तो मैं सदा बचता आया हूं। हां, दूसरी से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपने बहुत से समकालीनों के अभ्यास के प्रतिकूल मैं अपने समकालीनों की रचनाएं पढ़ता हूं, तो उनके बारे में कुछ मत प्रकट करना बुद्धिमानी न हो तो अस्वाभाविक तो नहीं ही है। भारती जीनियस नहीं है। किसी को जीनियस कह देना उसकी प्रतिभा को बहुत भारी विशेषण देकर उड़ा देना ही है। जीनियस क्या है ये हम जानते ही नहीं, केवल लक्षणों को ही जानते हैं। अथक श्रम, सामर्थ्य और अध्यवसाय, बहुमुखी क्रियाशीलता, प्राचुर्य, चिरजाग्रत चीर, निर्माणशील कल्पना, सतत जिज्ञासा और पर्यवेक्षण, देश काल या युग सत्य के प्रति सतर्कता, परंपरा ज्ञान, मौलिकता, आत्मविश्वास और हां, एक गहरी विनय। भारतीय में ये सभी विद्यमान हैं। अनुपात इनका जीनियसों में भी समान नहीं होता। और भारती में एक चीज और भी है जो प्रतिभा के साथ जरूरी तौर पर नहीं आती, वो है हास्य। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं, इन्हें वही पाठक समझेगा जिसने भारती की अन्य रचनाएं भी पढ़ी हैं, जैसे कि मैंने पढ़ी हैं। जिसने वो नहीं पढ़ी वो सोच सकता है कि इस तरह की साधारण बातें कहने से क्या लाभ, जिनकी कसौटी प्रस्तुत सामग्री से ना हो सके। और उसका सोचना ठीक होगा। स्थाली पुलाक न्याय कहीं लगता है तो मौलिक प्रतिभा की परख में। उसकी छाप छोटी सी अलग कृति पर भी स्पष्ट होती है, और सूरज का सातवां घोड़ा पर भी धर्मवीर की विशिष्ट प्रतिभा की छाप है। सबसे पहली बात है उसका गठन। बहुत सीधी, बहुत सादी, पुराने ढंग की, बहुत पुरानी, जैसा आप बचपन से जानते हैं। अलफ लैला वाला ढंग, पंचतंत्र वाला ढंग, बॉकेच्चियो वाला ढंग, जिसमें रोज किस्सा गोई की मजलिस जुटती है, फिर कहानी में से कहानी निकलती है। ऊपरी तौर पर देखिए तो यह ढंग उस जमाने का है जब सब काम फुर्सत और इत्मीनान से होते थे, और कहानी भी आराम से और मजे लेकर कही जाती थी। पर क्या भारती को वैसी कहानी वैसे कहना अभिष्ट है? नहीं। यह सीधापन और पुरानापन इसलिए है कि आप में भारती की बात के प्रति एक खुलापन पैदा हो जाए। बात वो फुर्सत का वक्त काटने या दिल बहलाने वाली नहीं है, हृदय को कचोटने, बुद्धि को झंझोड़ कर रख देने वाली है। मौलिकता अभूतपूर्व, पूर्ण श्रृंखला विहीन नियेपन में नहीं, पुराने में नई जान डालने में भी है, और कभी पुरानी जान को नई काया देने में भी।
और भारती ने इस ऊपर से पुराने जान पड़ने वाले ढंग का भी बिल्कुल नया और हिंदी में अनूठा उपयोग किया है। और वो केवल प्रयोग कौतुक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जो कहना चाहते हैं उसके लिए ये उपयुक्त ढंग है। सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियां नहीं, अनेक कहानियों में एक कहानी है। वो एक पूरे समाज का चित्र और आलोचन है। और जैसे उस समाज की अनंत शक्तियां परस्पर संबद्ध, परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत है, वैसे ही उसकी कहानियां भी। प्राचीन चित्रों में जैसे एक ही फलक पर परस्पर कई घटनाओं का चित्रण करके उसकी वर्णात्मकता को संपूर्ण बनाया जाता है, उसमें एक घटना चित्र की स्थिरता के बदले एक घटना क्रम की प्रवाहमयता लाई जाती है। उसी प्रकार इस समाज चित्र में एक ही वस्तु को कई स्तरों पर, कई लोगों से और कई कालों में देखने और दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे उसमें देश और काल दोनों का प्रसार प्रतिबिंबित हो सके। लंबाई और चौड़ाई के 2 आयामों के फलक में गहराई का तीसरा आयाम छाही द्वारा दिखाया जाता है। समाज चित्र में देश के 3 आयामों के अतिरिक्त काल के भी आयाम आवश्यक होते हैं, और उन्हें दर्शाने के लिए चित्रकार को अन्य उपाय ढूंढना आवश्यक होता है। वो चित्र सुंदर, प्रीतिकर या सुखद नहीं है, क्योंकि उस समाज का जीवन वैसा नहीं है, और भारती ने चित्र को यथाशक्य सच्चा उतारना चाहा है। पर वो असुंदर या अप्रीतिकर भी नहीं, क्योंकि वो मृत नहीं है, ना मृत्यु पूजक ही है। उसमें 2 चीजें हैं जो उसे इस खतरे से उबारती हैं, और इनमें से एक भी काफी होती है। एक तो उसका हास्य, भले ही वो वक्र और कभी कुटिल या विद्रूप भी हो। दूसरे एक अदम्य और निष्ठामयी आशा। वास्तव में जीवन के प्रति यह अडिग आस्था ही सूरज का 7वां घोड़ा है, जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वो रास्ता बना सके जिस पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इस वस्तु का इतना सुंदर निर्वाह, उसके गंभीरतर तात्पर्यों का इस साहसपूर्ण और ईमानदार ढंग से स्वीकार, और उस स्वीकृति में भी उससे न हार कर उठने का निश्चय, ये सब सूरज का 7वां घोड़ा को एक महत्वपूर्ण कृति बनाते हैं। पर कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसने हमेशा अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह लो, चाहे कुछ और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। ये पुस्तक के कथानायक और प्रमुख पात्र माणिक मुल्ला के शब्द हैं। अब किसी उक्ति के निमित्त से एक पात्र के साथ लेखक को संपूर्ण रूप से एकात्म करने की प्रचलित मूर्खता मैं नहीं करूंगा, पर इस उक्ति में बोलने वाला वो विश्वास स्वयं भारती का भी विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है, और वो विश्वास हम सब में अटूट रहे, ऐसी मेरी कामना है। अज्ञेय। इसके बाद निवेदन, जो कि स्वयं धर्मवीर भारती जी ने किया है अपने श्रोताओं से और अपने पाठकों से। गुनाहों का देवता के बाद यह मेरी दूसरी कथा कृति है। दोनों कृतियों में काल क्रम का अंतर पड़ने के अलावा उन बिंदुओं में भी अंतर आ गया है जिन पर होकर मैंने समस्या का विश्लेषण किया है। कथा शैली भी कुछ अनोखे ढंग की है, जो है तो वास्तव में पुरानी ही, पर इतनी पुरानी कि आज के पाठक को थोड़ी नई या अपरिचित सी लग सकती है। बहुत छोटे से चौखटे में काफी लंबा घटनाक्रम और काफी विस्तृत क्षेत्र का चित्रण करने की व्यवस्था के कारण यह ढंग अपनाना पड़ा है। मेरा दृष्टिकोण इन कथाओं में स्पष्ट है, किंतु इनमें आए हुए मार्क्सवादी के जिक्र के कारण थोड़ा सा विवाद किसी क्षेत्र से उठाया जा सकता है। जो लोग सत्य की ओर से आंख मूंद कर अपने पक्ष को गलत या सही ढंग से प्रचारित करने को समालोचना समझते हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि साहित्य की प्रगति में उनका कोई रचनात्मक महत्व मैं मानता ही नहीं। हाँ, जिसमें थोड़ी सी समझदारी, सहानुभूति और परिहास प्रवृत्ति है, उनसे मुझे एक स्पष्ट बात कहनी है। पिछले 3-4 वर्षों में मार्क्सवादी के अध्ययन से मुझे जितनी शांति, जितना बल और जितनी आशा मिली है, हिंदी की मार्क्सवादी समीक्षा और चिंतना से उतनी ही निराशा
और असंतोष। अपने समाज, अपनी जन संस्कृति और उसकी परंपराओं से वे नितांत अनभिज्ञ रहे हैं। अतः उनके निष्कर्ष ऐसे ही रहे हैं कि उन पर या तो रोया जा सकता है या दिल खोलकर हंसा जा सकता है। फिर उसकी कमियों की ओर इशारा करने पर वे खींच उठते हैं, जो कि और भी हास्यास्पद और दयनीय है। इसके बावजूद मेरी आस्था कभी भी मार्क्सवाद में कम नहीं हुई और न मैंने अपनी जनता के दुख दर्द से मुंह फेरा है। धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण में अधिकाधिक सामाजिकता विकसित करने की ओर मैं ईमानदारी से उन्मुख रहा हूं और रहूंगा। और उसी दृष्टि से जहां मुझे मार्क्सवादी शब्दजाल के पीछे भी असंतोष, अहमवाद और गुटबंदी दिख पड़ी है, उसकी ओर साहस से स्पष्ट निर्देश करना मैं अनिवार्य समझता हूं, क्योंकि ये तत्व हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की स्वस्थ प्रगति में खतरे पैदा करते हैं। मैं जानता हूं कि जो मार्क्सवादी अपने व्यक्तित्व में सामाजिक तथा मार्क्सवाद की पहली शर्त ऑब्जेक्टिविटी विकसित कर चुके हैं, वह मेरी बात समझेंगे और इतना मेरे संतोष के लिए यथेष्ट है। इसकी भूमिका श्री अज्ञे जी ने लिखनी स्वीकार कर ली। इसके लिए मैं उनका कितना आभारी हूं, ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो मेरे अंतर की आस्था और ईमानदारी को पहचानते हैं और आज के युग में किसी भी लेखक को इससे अधिक क्या चाहिए। उन्होंने इसकी शैली तथा विषय वस्तु के मर्म को जैसे प्रस्तुत किया है, वो केवल उन्हीं के लिए संभव था। मेरे प्रति उन्होंने जो कुछ अनुशंसात्मक वाक्य लिखे हैं, पता नहीं मैं उनके योग्य हूं या नहीं, पर मैं उन्हें स्नेह आशीर्वाद के रूप में सिर झुकाकर ग्रहण करता हूं और चाहता हूं कि अपने को उनके योग्य सिद्ध कर सकूं। अपने पाठकों से मुझे अक्सर बड़े अनोखे और बड़े स्नेहपूर्ण पत्र मिलते रहे हैं। मेरे लिए वे मूल्यवान निधियां हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं लिख लिख कर सीखता चल रहा हूं और सीख सीख कर लिखता चल रहा हूं। जो कुछ लिखता हूं उसमें सामाजिक उद्देश्य अवश्य है, पर वो स्वांतः सुखाय भी है। यह अवश्य है कि मेरे स्वयं में आप सभी सम्मिलित हैं। आप सभी का सुख दुख, वेदना उल्लास मेरा अपना है। वास्तव में वो कोई बहुत बड़ी कहानी है जो हम सबों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। केवल उसी का एक अंश मेरी कलम से उतर आया है, इसलिए इसमें जो कुछ श्रेयस्कर है वो सभी आपका ही है और जो कुछ कमजोरियां हैं कृति में वो मेरी अपनी समझी जाएं। धर्मवीर भारती। इसके तदुपरांत उपोदघात, जो कि मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा और चाहता हूं कि एक बार कहानी सुनने से पूर्व इसे जरूर सुने। इसके पहले कि मैं आपके सामने माणिक मुल्ला की अद्भुत निष्कर्षवादी प्रेम कहानियों के रूप में लिखा गया ये सूरज का 7वां घोड़ा नामक उपन्यास प्रस्तुत करूं, यह अच्छा होगा कि पहले आप ये जान ले कि माणिक मुल्ला कौन थे, वे हम लोगों को कहां मिले, कैसे उनकी प्रेम कहानियां हम लोगों के सामने आई, प्रेम के विषय में उनकी धारणाएं और अनुभव क्या थे, तथा कहानी के टेक्निक के बारे में उनकी मौलिक उद्भावनाएं क्या थी। थी का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यह नहीं मालूम कि आजकल वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, अब कभी उनसे मुलाकात होगी या नहीं, और अगर सचमुच वे लापता हो गए हैं तो कहीं उनके साथ उनकी ये अद्भुत कहानियां भी लापता ना हो जाएं। इसलिए मैं इन्हें आपके सामने पेश किए देता हूं। एक जमाना था जब वे हमारे मोहल्ले के मशहूर व्यक्ति थे। वहीं पैदा हुए, बड़े हुए, वहीं शोहरत पाई और वहीं से लापता हो गए। हमारा मोहल्ला काफी बड़ा है, कई हिस्सों में बटा हुआ है, और वो उस हिस्से के निवासी थे जो सबसे ज्यादा रंगीन और रहस्यमय है और जिसकी नई और पुरानी पीढ़ी दोनों के बारे में अजब अजब सी किंवदंतियां मशहूर हैं। मुल्ला उनका उपनाम नहीं, जाति थी। कश्मीरी थे। कई पुश्तों से उनका परिवार यहां बसा हुआ था। वो अपने भाई और भाभी के साथ रहते थे। भाई और भाभी का तबादला हो गया था और वे पूरे घर में अकेले रहते थे। इतनी सांस्कृतिक स्वाधीनता तथा इतनी कम्युनिज्म एक साथ उनके घर में थी कि यद्यपि हम लोग उनके घर से बहुत दूर रहते थे, लेकिन वहीं सबका अड्डा जमा करता था। हम सब उन्हें गुरुवत मानते थे और उनका भी हम सबों पर निश्चल प्रगाढ़ स्नेह था। वे नौकरी करते हैं या पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं तो कहाँ, पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ये भी हम लोग कभी नहीं जान पाए।
उनके कमरे में किताबों का नाम निशान भी नहीं था। हाँ, कुछ अजब अजब चीजें वहां थी जो अमूमन दूसरे लोगों के कमरे में नहीं पाई जाती। मसलन दीवार पर एक पुराने काले फ्रेम में एक फोटो जड़ा टंगा था जिस पर लिखा था, खाओ बदन बनाओ। एक ताक में काली बेंट का बड़ा सा सुंदर चाकू रखा था। एक कोने में एक घोड़े की पुरानी नाल पड़ी थी और इसी तरह की कितनी ही अजीबो गरीब चीजें वहां थी जिनका औचित्य हम लोग कभी नहीं समझ पाते थे। इनके साथ ही साथ हमें ज्यादा दिलचस्पी जिस बात में थी वो ये कि जाड़ों में मूंगफलियां और गर्मियों में खरबूजे वहां हमेशा मौजूद रहते थे और उसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि हम लोग भी वहां हमेशा मौजूद रहते थे। अब अगर काफी फुर्सत हो, पूरा घर अपने अधिकार में हो, 4 मित्र बैठे हों, तो निश्चित है कि घूम फिरकर वार्ता राजनीति पर आ टिकेगी और जब राजनीति में दिलचस्पी खत्म होने लगेगी तो गोष्ठी की वार्ता प्रेम पर आ टिकेगी। अब कम से कम मध्य वर्ग में तो इन 2 विषयों के अलावा तीसरा विषय नहीं होता। माणिक मुल्ला का दखल जितना राजनीति में था उतना ही प्रेम में था, लेकिन जहां तक साहित्यिक वार्ता का प्रश्न था वो प्रेम को तरजीह दिया करते थे। प्रेम के विषय में बात करते समय वे कभी कभी कहावतों को अजब रूप में पेश किया करते थे और उनमें से न जाने क्यों एक कहावत अभी तक मेरे दिमाग में चस्पा है। हालांकि उसका सही मतलब न तो मैं तब समझ पाया था और न अब। अक्सर प्रेम के विषय में अपने कड़वे मीठे अनुभवों से हम लोगों का ज्ञान वर्धन करने के बाद खरबूजा काटते हुए कहते थे, अरे बंधुओं, कहावत में चाहे कुछ हो, प्रेम में खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे चाहे चाकू खरबूजे पर, नुकसान हमेशा चाकू का होता है। अतः जिसका व्यक्तित्व चाकू की तरह तेज और पैना हो उसे हर हालत में उस उलझन से बचना चाहिए। ऐसी अन्य कहावतें थीं जो याद आने पर बाद में लिखूंगा। लेकिन जहां तक कहानियों का प्रश्न था, उनकी निश्चित धारणा थी कि कहानियों की तमाम नस्लों में प्रेम कहानियां ही सबसे सफल साबित होती हैं। अतः कहानियों में रोमांस का अंश जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी दृष्टि संकुचित नहीं कर लेनी चाहिए और कुछ ऐसा चमत्कार करना चाहिए कि वह समाज के लिए कल्याणकारी अवश्य हो। जब हम लोग पूछते थे कि यह कैसे संभव है कि कहानियां प्रेम पर लिखी जाएं पर उनका प्रभाव कल्याणकारी हो, तब वो कहते थे कि यही तो चमत्कार है तुम्हारे माणिक मुल्ला में, जो अन्य किसी कहानीकार में है ही नहीं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक एक भी कहानी लिखी नहीं थी, फिर भी कहानियों के विषय में उनका विशाल अध्ययन था। अब कम से कम हम लोगों को तो ऐसा ही लगता था और उनका कहानी कला पर पूर्ण अधिकार था। कहानियों की टेक्निक के बारे में उनका सबसे पहला सिद्धांत था कि आधुनिक कहानी में आदि, मध्य या अंत तीनों में से कोई ना कोई तत्व अवश्य छूट जाता है, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि कहानी वही पूर्ण है जिसमें आदि में आदि हो, मध्य में मध्य हो और अंत में अंत हो। इनकी व्याख्या वे यूं करते हैं, कहानी का आदि वो है जिसके पहले कुछ न हो, बाद में मध्य हो, मध्य वो है जिसके पहले आदि हो, बाद में अंत हो, और अंत उसे कहते हैं जिसके पहले मध्य हो और बाद में रद्दी की टोकरी हो। कहानियों की टेक्निक के बारे में उनका दूसरा सिद्धांत यह था कि कहानियां चाहे छायावादी हो या प्रगतिवादी, ऐतिहासिक हो या अनैतिहासिक, समाजवादी हो या मुस्लिम लीगी, किंतु उनसे कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य निकलना चाहिए। वो निष्कर्ष समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, ऐसा उनका निश्चित मत था। और इसलिए यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई कहानी नहीं लिखी, पर वो अपने को कथा साहित्य में निष्कर्षवाद का प्रवर्तक मानते थे। कथा शिल्प की पूरी प्रणाली वो इस प्रकार बताते थे, हाँ तो भैया कुछ पात्र लो और एक निष्कर्ष पहले से सोच लो, जैसे यानी जो भी निष्कर्ष निकालना हो, फिर अपने पात्रों पर इतना अधिकार रखो, इतना शासन रखो कि वे अपने आप प्रेम के चक्र में उलझ जाएं और अंत में वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो तुमने पहले से तय कर रखा है। अब मेरे मन में अक्सर इन बातों पर शंकाएं भी उठती थी, पर निष्कर्षवाद के विषय में उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी में बहुत से कहानीकार इसलिए प्रसिद्ध हुए हैं कि उनकी कहानी में कथानक चाहे लंगड़ाता हो, पात्र चाहे पिलपिले हों, लेकिन सामाजिक तथा राजनीतिक निष्कर्ष अद्भुत होते हैं। मेरी दूसरी शंका कथा वस्तु की प्रेम संबंधी अनिवार्यता के विषय में थी।
मैं अक्सर सोचता था कि जिंदगी में अधिक से अधिक 10 बरस ऐसे होते हैं जब हम प्रेम करते हैं। उन 10 बरसों में खाना पीना, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक जीवन, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, सिनेमा और साप्ताहिक पत्र, मित्र गोष्ठी, इन सबों से जितना समय बचता है उतने में हम प्रेम करते हैं। फिर इतना महत्व उसे क्यों दिया जाए? सैर सपाटा, खोज, शिकार, व्यायाम, मोटर चलाना, रोजी रोजगार, तांगे वाले, इक्के वाले और पत्रों के संपादक, सैकड़ों विषय हैं जिन पर कहानियां लिखी जा सकती हैं। फिर आखिर प्रेम पर ही क्यों लिखी जाए? जब मैंने माणिक मुल्ला से यह पूछा तो सहसा वो भावुक हो गए और बोले, अच्छा ये बताओ, तुम्हें बांग्ला आती है? इस पर मैंने कहा, नहीं। क्यों? तो गहरी सांस लेकर बोले, अरे टैगोर का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने लिखा है, अमार माझारे जो अच्छे से गो कोनो विरहिणी नारी। इसका अर्थ है कि मेरे मन के अंदर जो बसा है वो कोई विरहिणी नारी है, और वही विरहिणी नारी अपनी कथा कहा करती है, बार बार तरह तरह से। और फिर अपने मत की व्याख्या करते हुए बोले कि विरहिणी नारियां भी कई भांति की होती हैं। अनूढ़ा विरहिणी, ऊढ़ा विरहिणी, मुग्धा विरहिणी, प्रौढ़ा विरहिणी आदि आदि। तथा विरह भी कई प्रकार के होते हैं। ब्राह्म, परिस्थितिजन्य, आंतरिक मनस्थितिजन्य इत्यादि। इन सबों पर कहानियां लिखी जा सकती हैं। और माणिक मुल्ला का चमत्कार यह था कि जैसे बाजीगर मुंह से आम निकाल देता है, वैसे ही वो इन कहानियों से सामाजिक कल्याण के निष्कर्ष निकाल देने में समर्थ थे। हालांकि माणिक मुल्ला के बारे में प्रकाश का मत था कि यार हो ना हो, माणिक मुल्ला के बारे में भी हिंदी के अन्य कहानीकारों की तरह नारी के लिए कुछ ऑब्सेशन है। पर ये वो कभी माणिक मुल्ला के सामने कहने का साहस नहीं करता था कि वो उसका सही सही जवाब दे सके। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आज तक उनके बारे में सही फैसला नहीं कर पाया हूं। इसीलिए मैं ये कहानियां ज्यों की त्यों आपके सामने प्रस्तुत किए देता हूं, ताकि आप स्वयं निर्णय कर लें। इसका नाम सूरज का 7वां घोड़ा क्यों रखा गया, इसका स्पष्टीकरण भी अंत में मैंने कर दिया है। हां, आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे कि इनकी शैली में बोलचाल के लहजे की प्रधानता है, और मेरी आदत के मुताबिक इनकी भाषा रुमानी, चित्रात्मक, इंद्रधनुष और फूलों से सजी हुई नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये कहानियां माणिक मुल्ला की हैं। मैं तो केवल प्रस्तुत करता हूं। अतः जैसे उनसे सुनी थी, उन्हें यथासंभव वैसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह था इस किताब का परिचय। अब अगले भाग में कहानी की शुरुआत करेंगे, कहानी के पहले भाग से। तो मिलते हैं आपसे कहानी के पहले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।